Hey, God bless you all. ओम शांति। ओम शांति। आज आपका हम अनुभव सुनने के लिए तैयार हैं। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच निवेदिता बहन आई है क्या? पूरे क्लास की ओर से तो आपका स्वागत करते हैं। आप अपना अनुभव स्टार्ट करेंगे और अपना परिचय भी आप स्वयं देंगे। ओके, अनुभव में परिचय आ जाएगा। वैसे सभी का नाम रूबी गौतम है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ग्रेजुएट हूँ मैं, और अभी स्टडी स्टार्ट है। जॉब भी किया है लेकिन जॉब अभी ड्रॉप किया है और अभी स्टडी स्टार्ट है, और बाबा की भी स्टडी स्टार्ट, तो दोनों ही स्टार्ट है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को प्रॉपर? हाँ दीदी आ रही है। आ रही है। तो आज मुझे अनुभव सुनाने के लिए कहा है। ऐसा मैं इतने कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ मुझे ज्ञान में, लेकिन फिर भी टाइम नहीं हुआ ज्ञान में, लेकिन अनुभव बहुत है। तो और लेकिन जो अनुभव जिसकी वजह से मैं ज्ञान में आई, वो अनुभव सुनाने के लिए मैं कई बार कतराती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वो अनुभव सुनाने को। क्योंकि मुझे कहीं कहीं लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने बाबा को क्यों नहीं सोच किया, मैं पहले क्यों नहीं मिल गई, मैंने पहले क्यों नहीं ज्ञान ले लिया। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा बाद में फिर से एक्सपीरियंस होने लगती है, इसलिए मैं कई बार नहीं सुनाने के लिए कहती। लेकिन दीदी ने कहा कि आपको सुनाना है और यहाँ पर सभी बड़े भी हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है सुनाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अनुभव का भी अपना एक महत्व है। अनुभव कई बार हमारे पुरुषार्थ को बढ़ा देते हैं। तो मेरे तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक, तो मैं 12th क्लास में मैंने सिस्टर शिवानी का लेक्चर टीवी में सुना था। मेरी दीदी सुना करती थी बड़े ध्यान से उसे। तो मैं भी सिर्फ इसलिए सुनती थी कि मुझे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं इसलिए सुन लेती थी। लेकिन मेरी दीदी तो प्रॉपर नोट्स तैयार करती थी उसकी, और मैं सिस्टर शिवानी को उनकी उनकी आवाज और उनकी इतनी पेशेंस और उनका लैंग्वेज, इसके लिए और ज्ञान से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं नहीं सुनती थी, लेकिन सुनते जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंची, तो फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छा लगने लगा, वो ज्ञान भी अच्छा लगने लगा। तो मैं और दीदी ने दोनों ने डिस्कस किया कि चलो अभी क्या करेंगे कि नीचे लास्ट में आता था ना कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने और दीदी ने एक बार दोपहर में कॉल किया। तो कृष्णा नगर में, यहीं पे मैं सतना से हूँ, सतना एमपी। तो सतना में कृष्णा नगर एक कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे एक सेंटर था, जो कि मेरे कॉलेज मैं जस्ट फर्स्ट ईयर अपीयर हुई थी। 12th मैंने क्रॉस किया था और मुझे एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर भी जाना था। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी चल रहा था कि हमने जिस सेंटर में बात की थी ना, वहाँ भी जाएंगे। दीदी ने कहा था तुम्हें जाना है, क्योंकि मेरा कॉलेज उधर पड़ता था और दीदी का फोर्थ साइड पड़ता था। तो मैं एक दिन गई, ऐसे ही घूमते घूमते चली गई साइकिल से, और वहाँ पे मुझे मुलाकात हुई एक दीदी से। और अजीब बात है कि दीदी से फर्स्ट मुलाकात हुई तो उन्होंने चलो ठीक है अच्छी बातें बताई, अच्छी इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि हाँ ये ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसा हुआ, समझ लीजिए कि मैं इम्प्रेस हुई थी शिवानी से, और जाके वहाँ मिली मुझे भवानी। तो वहाँ बिल्कुल अलग ही मुझे फेस दिखाई दिया। मुझे वैसा नहीं, जितनी पोलाइट, जितनी अच्छी, जितने अच्छे से लेने वाली सिस्टर शिवानी दिख रही थी इधर, वहाँ वैसा नहीं था। तो मैं जिस बहन से मिली थी वो काफी छोटी उम्र की थी, लेकिन मुझे लगा कि सब यहाँ के ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि मैंने भी 12th क्रॉस किया था और मैं भी इतनी ज्यादा समझदार थी नहीं, उम्र के हिसाब से तो नहीं थी। तो उनसे मिलते ही उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये प्रलय होने वाला है, ये होने वाला है। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई, मैंने बोला ये क्या बोल रही है,
ये सब तो इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था। पेरेंट्स अच्छे थे, हम इतने सारे भाई-बहन थे, सब प्यार से रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे अच्छा खासा प्यार मिल रहा था, मुझे कहीं कुछ कमी नहीं थी मेरी लाइफ में। तो मुझे लग रहा था कि ये सब खोना पड़ेगा, ये सब सब लॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे एक अंदर से शौक लगा, तो मैं पहले दिन तो मैं वो शौक में पूरा दिन गुजरा कि क्या बोल रही है। फिर भी मैं दूसरे दिन फिर गई दीदी को यहाँ आकर मैंने बताया कि मैं मिली उससे, और मैंने ये सब नहीं बताया कि मैं अंदर से शौक में हूँ। मैंने उनको टाइम ही नहीं मिला कि मैं इतना कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर मैंने दीदी को ये सब बताने के बाद दूसरे दिन फिर गई। तो फिर जाने के बाद उन्होंने और डिटेल से मुझे बता दिया कि कैसे प्रलय हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, समय बहुत कम है। तो मैंने तो दुनिया ही नहीं देखी थी, मेरी नज़र से तो दुनिया बड़ी प्यारी थी, क्योंकि मैंने जस्ट 12th क्रॉस किया था और मेरा 9th-10th सब कुछ अच्छे स्कूल में हुआ था। अच्छे मिडिल क्लास स्कूल में ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार मिलता था, वहाँ के प्रिंसिपल मुझे बहुत प्यार करते थे। इवन मैं 8th क्लास तक वो मुझे गोदी में लेके घूमते थे और इतना प्यार से मुझे रखा गया था कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये दुनिया खराब हो जानी चाहिए या फिर मुझे मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ पर जाने के बाद जब मैंने वो सुना तो मेरा घर में आते इतना रोना कि सब घबरा गए, क्या हो गया? तो मैंने और ये विश्वास था कि वो जो कह रही है वो सही है, वो सही कह रही है। क्योंकि सिस्टर शिवानी का जितना मैंने सुन रखा था तो मुझे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता था। मुझे लगता था नहीं ये जो बोल रही परफेक्ट है, तो मैं उसी की दृष्टि से उसको भी देखती थी कि ये सब एक है और ये सबको पता है सच क्या है और सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। और मुझे तो इस चीज़ की खुशी नहीं थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसा उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि दुनिया खत्म होनी है तो अच्छे के लिए खत्म होनी है या फिर आप जानते नहीं हो यहाँ बुराई है या फिर दुनिया खत्म होने के बाद कुछ अच्छा आने वाला है इसलिए दुनिया खत्म होगी। और मैं तो बड़ी खुश रहने वाली। तो मैं इतना रोने लगी घर में आके, तो मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? कहाँ गई थी? क्या हुआ? किसने कुछ बोला? कुछ प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला कि मैं यहाँ-यहाँ गई थी और एक दीदी मिली थी और उन्होंने कहा सब खत्म हो जाएगा। मम्मी ने बोला अब तुम पैर नहीं उठाओगी, अब तुम यहाँ से जाओगी नहीं। तो फिर दीदी ने मुझे बहुत डाँटा, बोली कि तुम कैसे होके आई हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम रो क्यों रही हो? चुप रहो, तुम मुझे भी नहीं जाने दोगी। तो मैं चुप हो गई और फिर मैंने उस दिन से उस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हम सिस्टर शिवानी का कंटिन्यू सुनते रहे। हमने मम्मी को ये नहीं बताया था कि सिस्टर शिवानी और वो सब एक हैं और ऐसा-वैसा कुछ है और वो हम प्रोग्राम देखते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल में मम्मी को कुछ भी नहीं बताया था। मैं और दीदी को पता था, तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ सिर्फ़ इसमें सुनेंगे और हम वहाँ नहीं जाएँगे। तो वहाँ से हमारा क्लोज़िंग हो गया। अभी यहाँ हम सुनते रहे, कंटिन्यू रहा। फिर मेरा 12th हुआ और फर्स्ट ईयर भी हुआ और सेकंड ईयर और 2015 में मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर हुआ। मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल से और फिर मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। पढ़ने में भी मैं ठीक थी और मैंने 12th के बाद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाने चालू कर दिए थे और मैं पूरा पढ़ाती थी और मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था और मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया और मैं चली गई पुणे 2015 में। मेरे फ्रेंड्स भी सब बहुत अच्छे, सब यहीं मेरे ही मतलब आस-पास एक गाँव पड़ता है, हम सिटी में रहते हैं और सिटी से रिलेटेड गाँव पड़ते हैं, वहाँ से भी 2-4 लड़कियाँ हैं, उन सबका सिलेक्शन हमारा हो गया और हम चले गए पुणे। पुणे में हम 1 साल प्रॉपर सब एक साथ रहे। फिर एक-एक करके सब दूसरी-दूसरी कंपनी में चले गए। अब मैं बची अकेली, मैं भी एक अलग कंपनी में हो गई, तो सबका जगह भी चेंज हो गया। तो हम सब अब बिखरने लग गए थे। तो हम सारे इकट्ठे पहले रहते थे, तो अगर हम घर में मिस करते थे, घर वालों को मिस करते थे, तो क्या होता था हम सब साथ थे इसलिए हम कहीं न कहीं सँभल जाते थे। हम लड़कियाँ थी, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो जैसे ही मैं बाहर निकली शौक-शौक में कि जॉब लगी। थोड़ा ज़रूरत भी थी क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो पैसों की थोड़ा ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि मैं अपने माँ-बाप को छोड़ जाऊँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं सब आगे बढ़ रहे हैं इसलिए फिर मैंने डिसीज़न लिया, बाबूजी को मनाया कि मुझे जाने दें जॉब के लिए। तो जाते वक़्त बाबूजी ने मुझे कहा था कि अच्छा ठीक है चली जाओ लेकिन जैसे जा रही हो वैसे ही वापस आना। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसे जा रही हो वैसे ही वापस आना।
मैंने उनसे कहा हाँ ठीक है, जैसे जा रही हूँ वैसे ही वापस। मुझे लगा शायद वो स्वास्थ्य के लिए बोल रहे होंगे, शायद वो मुझे इधर-उधर नहीं के लिए बोल रहे होंगे कि ऐसा किसी से लड़ने झगड़ने का नहीं, है ना, कुछ फालतू में नहीं पढ़ने का, ऐसा कुछ बोल रहे होंगे। अंदर से मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो माहौल के लिए बोल रहे हैं या फिर मैं कहीं फँसूँ ना इसके लिए बोल रहे हैं। वो उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं था और मुझे समझा भी नहीं। और मैं चली गई पुणे, 1 ईयर बीत गया हमारा। उन 1 ईयर में हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। इतना इरिटेट हो गए थे हम। अब चूँकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ तो प्याज़, लहसुन भी हम नहीं, हमें यहाँ घर पे नहीं मिलता था। हम बाहर से भी फ्रेंड्स के साथ खा लेते थे, लेकिन घर पे नहीं, हमारे यहाँ अलाउ नहीं था। तो सोचिए, हमने तो अंडे वगैरह से तो हमारी काफ़ी दूरी थी। हमने तो कभी मतलब पास से कभी देखा ही नहीं और उसका कुछ भी प्रोसेस भी हमें नहीं पता था। और वहाँ तो जहाँ पर हमें रूम मिला था, वहाँ तो जिस दुकान में जाओ वहाँ पे आपको अंडे देखने को मिल जाते और मुर्गियाँ इतनी और स्मेल आती और ऊपर से कंपनी का भोजन भी हमें पसंद नहीं आता। कंपनी का भोजन खा के तो हमारा ऐसा हाल हो गया था कि हम भोजन की तरफ देखते और हमें उल्टी आ जाती। यानी इधर सब भोजन कर रहे होते, हम बालकनी में उल्टियाँ कर रहे होते। तो ये हाल हो गया था बाहर जाके। फिर भी और बस नहीं डाइजेस्ट होती थी, फिर भी स्ट्रगल करके हम किसी भी तरह 1 साल हमने गुज़ारा क्योंकि फ्रेंड्स थे सब साथ और सब बहुत अच्छे थे। और और जहाँ तक भक्ति की बात है तो मैं भक्ति बहुत करती थी क्योंकि हमारा घर का माहौल ही इतना अच्छा था। तो और कभी कुछ थोड़ा भी ऊपर-नीचे होता था, जैसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अच्छे परसेंटेज नहीं आएँगे, तो हम गीता पढ़ना चालू कर देते हैं ना कि ऐसा करते थे कि भगवान अभी गीता पढ़ रहे हैं, हमारे अच्छे परसेंट आने चाहिए। हमें ऐसा लगता था कि हम पढ़ेंगे, हम गीता पढ़ेंगे तो हमारा अच्छे परसेंट आएँगे क्योंकि सब पढ़ते थे। तो हमें ये लगता था कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए हो सकता है ये पढ़ते हो। तो हम भी ऐसे पढ़ते थे। अर्थ-वर्थ हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हमारी गीता पूरी हो गई होगी 2-3 बार। इतने मतलब 1 साल में ही 2-3 बार हम पूरी कर देते थे। तो इतना मतलब हमारा भक्ति का वो भी था और हम सावन के सोमवार पूरा महीना रखते थे और शाम को वो भी खाते थे तो कभी फ्रूट्स मतलब नमक बिल्कुल नहीं खाते थे। और जॉब करते वक़्त भी हमने क्या किया है कि जहाँ हम थे वहाँ पीछे गन्ने के खेत थे, वहाँ से मिट्टी लाते थे और हम शाम को आके शिवलिंग बनाते और फिर उन्हें पूजा वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद शिवलिंग बना के उन्हें जाके वापस से फिर कुएँ वगैरह में डाल देते थे और वापस फिर भोजन बनाते और फिर खाते। ये जॉब के टाइम पर भी हम करते थे और उसी टाइम पे हमारा पढ़ाई भी चालू था, सी प्लस प्लस वगैरह की हम कोचिंग कर रहे थे। तो भक्ति भी इधर बहुत ज़ोरों-शोरों से चालू थी और इधर फ्रेंड्स भी सब साथ दे रहे थे। अब 1 साल बीता और अब हम सब अलग-अलग आ गए और अलग-अलग रहने का टाइम आया। जिस रूम में हम शिफ्ट हुए थे, वहाँ की लड़कियाँ आधी मराठी थी, कुछ महाराष्ट्र से थी और कुछ कर्नाटका से थी। तो सबके बॉयफ्रेंड्स थे और हम फँसे ऐसे जिसको बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सब फ्रेंड्स थे, परिवार से प्यार मिल रहा था, तो कभी हमने इधर-उधर देखा ही नहीं। और यहाँ के भी जो फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि हमारे बॉयज़ फ्रेंड नहीं थे, बॉयज़ थे, फ्रेंड्स भी थे वो, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। कभी ऐसे नज़र से उन्होंने देखा भी नहीं और मदद भी निस्वार्थ करते थे। तो हमें कभी ऐसा वो हुआ ही नहीं, ऐसी फीलिंग हुई है। लेकिन जब हम रूम में शिफ्ट हुए दूसरे रूम में फ्रेंड्स को छोड़कर, तब हम थोड़ा अकेला फ़ील करने लग गए। कोई इधर कोने में चला जाता, कोई उधर कोने में चला जाता। हम रह जाते अकेले, हम करें क्या? हम कंपनी से आते, ना कोई बात करने वाला। वो कर्नाटका वाली थी, उनके भी बॉयफ्रेंड्स थे, महाराष्ट्र वाले थे, उनके भी बॉयफ्रेंड्स थे। तो हम अकेले, हम घर पे भी कितना बात करते। तो ऐसे ही अब थोड़ा-थोड़ा अंदर-अंदर ये हम अंदर से नहीं फ़ील करते, अभी हमें समझ में आया कि इस कारण हमारे पे ऐसा हो गया। तो हम ऐसा चलने लग गया धीरे-धीरे। जिस कंपनी में हम काम करते थे, वहाँ पे एक हमारे सीनियर थे। ज़्यादा सीनियर नहीं थे, जैसे हम एक डिपार्टमेंट में, वो दूसरे डिपार्टमेंट में थे, लेकिन हमसे थोड़ा-सा ऊपर थे। तो हम क्वालिटी डिपार्टमेंट थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर थे और वो भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में, लेकिन फाइनल क्वालिटी डिपार्टमेंट ही होता है, उसमें हम प्रोजेक्ट क्वालिटी में थे। तो वो बहुत टाइम से मतलब ऐसा देखते थे लेकिन हम इग्नोर करते थे, वो देखा करते थे। लेकिन क्या होता है कभी-कभी आपको कोई कोई किसी दूसरी नज़र से देखता है और वो आपको पता लग जाता है। तो ऐसा कई बारी होता था कि लोग देख रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते थे, तो इस बार भी हमने इग्नोर किया। आप लोग को बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ किसी की
शादी हो रही है और वो बारात निकल रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि हम एटीएम में थे और हमें एटीएम से चौक से रूम तक हमें पैदल जाना पड़ता था और चौक पे ही हमारा बस स्टैंड भी था और वहीं पे एटीएम भी था। तो एक बार हम कंपनी से लौट रहे थे, बस ने छोड़ा और हम एटीएम पे आए और उस दिन हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो हमने सोचा एटीएम तो है और एटीएम गए तो एटीएम में भी पैसे नहीं और पैसे निकल नहीं रहे और हम खड़े हैं ये सोच कर कि अब क्या करें, अंदर जाने के लिए पैसे चाहिए, ऑटो से जाना है तो, और उस दिन बहुत वीकनेस थी, मेरे ख्याल से हमारे व्रत के दिन चल रहे थे। तो ऐसे ही खड़े थे, वो सीनियर भी वहीं आए और आकर पूछते हैं क्या क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, क्योंकि हमें उनका नजरिया पता था इसलिए हमने उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उन्होंने कहा क्या हम मदद करें क्या? हमारे मन में एक बार आया कि काश ये बिना बोले ही दे दे। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ करें? तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं करिए। तो बोले आपके पास पैसे हैं? मैंने बोला हाँ है मेरे पास पैसे। तो उन्होंने बोला कि आप एटीएम के पास फिर क्यों खड़ी हैं? तो मैंने बोला एक्चुअली क्या है मैं पैसे निकाल रही थी लेकिन इसमें पैसे नहीं है और मुझे जाना था इसलिए थोड़ा देर वेट कर रही थी। मैंने सोचा शायद कुछ एग्जाम हो जाए या फिर थोड़ा कुछ फ्रेंड्स वगैरह ही मिल जाएं कोई। तो उन्होंने बोला कि मैं बोल तो रहा हूँ पैसे ले लीजिए। फिर भी मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया वहाँ पे। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे उनका नज़र पहले की वजह से नहीं, लेकिन आज वो ठीक-ठाक लग रहे थे। आज उन्होंने सामने से आके बात की, तो मैंने फिर भी पैसे नहीं लिए। वो दिन मैं पैदल गई पूरा रूम पे। फिर उनका धीरे-धीरे कंपनी में भी बात करने लगे, हाय, हेलो, बाय, चलो चालू हो गया। फिर लेकिन हमें लड़कों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फ्रेंड्स को छोड़ के हमें किसी भी लड़के से बात करने को ना चिढ़ होती थी, जिसको हम नहीं जानते उससे हम नहीं बात कर पाते थे और ऐसा कंपटीशन टाइप में रहता था कि नहीं ये लोग अपने आप को ज्यादा क्यों समझते हैं, अंदर से ये भावना रहती थी। इसलिए हमने जब हम डिप्लोमा कर रहे थे तो हमने मैकेनिकल इसलिए लिया था क्योंकि मुझे सब कहते थे मैकेनिकल लड़कियां लेके क्या करेंगी, तो हम कहते थे नहीं अब हम तो मैकेनिकल ही लेंगे। और सच बात ये है कि हम जब मैकेनिकल में इंटर हुए थे तो 11 लड़कियां थी और जब हमने फाइनल किया उसमें सिर्फ 3 लड़कियां बची थी। पता नहीं वो बैच कैसा था जिसमें सारी लड़कियां चली गई, 3 लड़कियां बची मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। तो हम बता रहे थे कि अननोन लड़कों से हमें बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, जिसे हम ना जानते हों, जिसके साथ हमने कभी बात नहीं की हो। तो वो फिर भी बात करते थे आगे-आगे से आकर के और खाने के टाइम पे भी जब हम लाइन वगैरह में लगते तभी अपने आप बात करते थे। तो फिर रिप्लाई करते थे, अच्छे से करते थे। धीरे-धीरे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो ऐसा घूरना भी उन्होंने बंद कर दिया था। अब वो अच्छे से आकर बात करते। तो धीरे-धीरे वो विश्वास जीत रहे थे और ये बात हमें तब पता नहीं लगती थी। अभी पता लगी कि कैसे हम पलटे, कैसे हम चेंज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे-धीरे उन्होंने मेरी मदद करना चालू की। कई बारी मेरी बस मिस हो जाती थी। तो वो पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता था, ये बात हम तब सोचते ही नहीं थे कि ये मिल कैसे जाते हैं। तो वो बाइक से मुझे मिल जाते थे और वो कहते कि चलो कंपनी जाना है, हम छोड़ देते। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, तो मैं क्या करती थी कि लिफ्ट तो ले लेती थी, लेकिन मैं कंपनी के पहले उतर जाती थी। मैं कहती थी नहीं मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं पैदल आ जाऊँगी, आप चले जाइए। तो ऐसा करके वो कंपनी जाने में भी मेरी हेल्प कर देते। थोड़ी-थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ने लग गई। अब मुझे भी थोड़ा उन्होंने फिर एक दिन नंबर भी ले लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कभी आप लेट हो जाया करें तो मुझे बता दिया करें, मैं तो टू व्हीलर से ही जाता हूँ, तो मैं आपको पिकअप कर लूँगा, वैसे भी मैं लेट जाता हूँ। तो मैंने फिर सोचा ठीक है ना, क्या होता है ठीक है यहीं से तो गुज़रते हैं, तो यहीं से मुझे भी ले लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उनको नंबर भी एक्सचेंज कर दिया। नंबर करके ऐसे थोड़ा-थोड़ा व्हाट्सएप पे ऐसे बात होने लगी और धीरे-धीरे हम फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स बनने के बाद मैंने एडमिशन लिया सी प्लस प्लस के आगे भी एक ये कोर्स होता है कंप्यूटर से रिलेटेड एक लैंग्वेजेस होती है सी प्लस प्लस, जावा ये सारी। तो वो धीरे-धीरे मैं इधर कोचिंग भी कर रही थी। सोच रही थी कुछ अच्छा सीखती भी जाऊँ। केवल कंपनी वर्क का करती फिर घर पे आके बोर होती, तो इधर-उधर दिमाग जाता, तो खाली दिमाग शैतान का हो जाता। तो सोचो मैं कोचिंग भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, इधर रूम का भी अपने से खाना बनाना अपने से खाना हो रहा था, फिर भी मेरे पास समय बच रहा था कि मैं उससे बात भी कर रही थी।
तो वो जिस लड़के से मैं बात कर रही थी, वो धीरे-धीरे उसको ये बात पता था कि इसका विश्वास जीतना बड़ा कठिन काम है। तो उसने क्यों मुझे एक ये भी एक लाइन मुझे क्लियर थी अपने मन में कि कोई भी ना बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करता। तो मुझे लगता था कि ये भी कुछ कर रहा है ना मेरे लिए, तो ये फ़ायदा के लिए कुछ कर रहा है। तो मुझे देखना था कि वो क्या फ़ायदा मतलब ढूँढ रहा है, मेरे में ऐसा क्या देख रहा है, क्यों इतनी हेल्प कर रहा है? तो बात करती जाती और वो मेरे हर एक बिलीफ सिस्टम को तोड़ता जाता। मानो कि मेरी जो ऐसी बिलीफ सिस्टम थी ना कि हेल्प कर रहा है तो मतलब कुछ तो इसके अंदर है, कुछ तो ये चाहता है इसलिए हेल्प कर रहा है। तो वो ऐसा प्रिटेंड करता कि नहीं मैं निस्वार्थ हेल्प कर रहा हूँ। तो वो क्या करता, मुझे कोचिंग जाना होता था तो उसने कहा कि मैं कोचिंग छोड़ दूँगा, आप डेली-डेली क्यों पैसे वेस्ट करते हो? और मुझे भी शाम को जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी हेल्प ले ली और अच्छा लगने लग गया था। थोड़ा नया-नया बोर नहीं फ़ील हो रहा था, पहले से अपेक्षा अब अच्छा लगने लग गया क्योंकि टाइम अब इधर भी जाने लग गया। तो और व्हाट्सएप पे भी बातें हो रही थी तो रात में भी मतलब बोर नहीं लगता था जब सब इधर-उधर व्यस्त हो जाते, तब मैं भी चिट-चैट करने लगती। इवन पता है शुरू पे एक क्या बात थी कि सारी लड़कियाँ खाना बनाती हैं और डायरेक्ट मोबाइल पे लग जाती थी। मेरा रूटीन बिल्कुल अलग था। मैं कंपनी से आती और फिर अगर फ्रेश होना होता तो नहाती-धोती, फिर मैं आरती करती थी क्योंकि भक्ति का ना एक पार्ट था मेरा जो मेरे से छूटता नहीं था। फिर मैं आरती करती, फिर खाना बनाती, उसके बावजूद भी थोड़ा समय बचता, तो उस टाइम पे मैं बातें कर लेती थी। उस टाइम पे हम 4 लड़कियाँ थे जिसमें से एक कर्नाटका की थी और 2 महाराष्ट्र की थी और एक मैं एमपी से थी और एक लड़की की आवश्यकता भी थी, क्योंकि 5,000 किराया था तो हम सोच रहे थे 5 लड़कियाँ हो जाएँ तो 1,000 हो जाए, 1 बीएचके हमने लिया था। तो ऐसे ही इधर फ्रेंडशिप बढ़ रही थी, इधर हम पे एक लड़की भी कह रहे थे, इधर धीरे-धीरे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ रही थी और मैं कहीं न कहीं सर्च कर रही थी कि यहाँ कोई सेंटर मिल जाए, शायद यहाँ की कुछ अलग देखने को मिले और कनेक्ट रहने की आदत पड़ गई थी। तो बाबा का ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था क्योंकि मैंने सिद्ध यानी को काफ़ी डीप से सुना हुआ था। भले ये सिर्फ़ इंटेंशन के साथ नहीं सुना था कि कल को मुझे भी जाना होगा और या फिर मेरी लाइफ में ये इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, इस इंटेंशन से कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी समझ थी क्योंकि सुना तो था, रियली सुन लिया सुना था। तो अंदर-अंदर ये भी ढूँढा करती थी कि कहीं सेंटर मिल जाए और अजीब-सी बात थी कि जहाँ मैं जिस स्टॉप पे रुकती थी, वहीं पास में ही सेंटर था और मुझे ये बात पता नहीं थी। तब तक पता नहीं थी, जब तक उस लड़के से मेरा कनेक्शन अच्छी तरह नहीं हो गया। जब वो धीरे-धीरे मेरी मदद करने लग गया या आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह। अभी मैंने धीरे-धीरे अपने सिस्टर को, अपनी बड़ी बहन को और अपने दोनों छोटे भाइयों को ऐसा मतलब बताना चालू कर दिया कि मतलब मेरी एक फ्रेंडशिप हुई है और ऐसा-ऐसा है और वो बहुत अच्छा है। तो वो लोग भी थोड़ा लाइट ले रहे थे, बोले कि ठीक है, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, समझा रहे थे जैसे बड़े समझाते हैं। तो मैंने भी सोचा हाँ ठीक है, मुझे ऐसी कोई फीलिंग तो आती नहीं इनसिक्योरिटी वाली, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने भी कंटिन्यू रखा। एक दिन ऐसा बहुत अब ना बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास बिल्कुल जीत चुका था क्योंकि काफ़ी चीज़ों में मदद करते, कभी किसी चीज़ का मतलब ऐसा जिद नहीं, कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, निस्वार्थ हेल्प कर देना, ले आना, ले जाना और ऐसा कभी जिद नहीं करते कि बात करो या फिर कहीं घूमने चलो या फिर मैं जैसे वेजिटेरियन थी तो वो भी ऐसा प्रेटेंड करते कि मैं भी वेजिटेरियन हूँ। इवन बाद में पता चला कि वो फिश खाते हैं, तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने मेरी वज़ह से फिश छोड़ दी, है ना? मैंने समझाया कि हम नहीं खाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आज से छोड़ देता हूँ और ऐसा मुझे विश्वास भी है कि अभी भी शायद नहीं खाते होंगे, जैसा भी ऐसा प्रॉमिस किया था तो मुझे और विश्वास हो गया कि वाह! कितनी अच्छी बात है, ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा जीवन साथी भी होना चाहिए, जो आप कहो वो मान ले, समझ जाए, क्या सही है, क्या गलत है और निस्वार्थ आपकी हेल्प भी करे, तो इसमें क्या बुराई है? हमारा बॉन्ड और अच्छा होता गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि
मैं प्यार करता हूँ, ये थोड़ा सीरियस मैटर आ गया यहाँ पे। तो थोड़े दिन ना मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण, बड़े ऊँचे वाले ब्राह्मण बिलॉन्ग करते हैं, है ना? हम गौतम हैं और मेरे परिवार में कभी किसी ने इंटर-कास्ट नहीं किया है और मेरे माँ-बाप तो मुझे कभी करने ही नहीं देंगे। और बस मैं सबसे छोटी हूँ औ और उस समाज का भी लगा के लोग क्या बोलेंगे कि पंडित जी की लड़की ये क्या कर रही है? मैं अपने घर से पहली लड़की थी जो बाहर गई थी। तो मतलब लोग मुझे सुन के तो अपनी लड़कियों को बाहर ही नहीं भेजते। तो ये सब सोच के मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला ये मतलब था उसका, ये चाहिए था उसको। अब वो अभी उसको समझ में आया। 3 दिन ब्लॉक रहा और 3 दिन बाद 3 दिन कंपनी में भी नहीं। तब ये समझाती थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली में फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि मैं अटैच हो गई थी। उसने पूरा उसका जो प्लानिंग था वो पूरी तरह कर लिया था उसने। मैं उसको ढूँढती थी कि आज भी नहीं आया, उधर भी नहीं आया, इधर से पता करो तो एंट्री भी नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था कि मेरी वज़ह से कहीं कुछ कर तो नहीं लिया उसने, क्योंकि काफ़ी दोनों ही अटैच हो गए थे। तो पता चला कि उसकी काफ़ी तबीयत खराब है। फिर एक दिन कंपनी आया और काफ़ी डल-डल लगा और सामने से उसने बात की। उसने कहा कि मैं सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ बात करनी है, क्या मिल सकते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकती। कहा कि ब्लॉक से निकाल दो और मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने रूम पे जाके उसे ब्लॉक से निकाला और मैंने मैसेज किया, हेलो, क्या बात करनी थी? तो उसने मैसेज किया कि एक मंदिर है वहाँ पे बड़ा फेमस है, शिव जी का मंदिर है। और एक बात और कॉमन हो गई थी, उसकी वज़ह से और अच्छा लगा मुझे। मुझे भी शिव जी बहुत अच्छे लगते थे, वो भी शिव जी का भक्त था। लेकिन मुझे शिवलिंग अच्छे लगते थे, उसे वो शिव वो वाले अच्छे लगते थे, पिक्चर वाले जिसमें वो तपस्या रूप में बैठे हैं। और मुझे शिवलिंग देख के तो इतना अच्छा लग और मुझे शिव जी देखकर बहुत सुंदर लगता था और उसका अपोज़िट था, उसको शिवलिंग में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो वालों में इंटरेस्ट था। तो मंदिर बुलाया, मैंने रूम पे बताया, मैं कभी बाहर नहीं जाती थी लेकिन फिर भी उस दिन बताया कि मैं ऐसा-ऐसा थोड़ा एक बुला रहे हैं और मैं जा रही हूँ। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ इतनी मतलब रात तो हो गई थी काफ़ी, 8:30 हो गए थे। थोड़ा डर भी रही थी मैं अंदर से कि क्या मालूम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो और किस लिए बुला रहा है क्या मालूम। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं गई क्योंकि शिव जी के मंदिर में बुलाया था। तो वहाँ पर गई और 8:30 बजे वहाँ पे कोई नहीं था और उसके शिव जी के मंदिर के पीछे ही ऐसा स्थान था जहाँ पर मरने के बाद लोगों को जलाते हैं। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा था और वहाँ मंदिर में जाते ही उसने कहा फाइनल बताओ हाँ है या ना है? तो मुझे तो मेरे में एटीट्यूड कूट-कूट के भरा था। अब नहीं है ऐसा, लेकिन उस टाइम एटीट्यूड कूट-कूट के भरा फटाक से मैंने बोला मेरे माँ-बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम। ना है मतलब ना है, ठीक है? मैंने पहले भी कहा था ऐसा कुछ हो तो आज ही फ्रेंडशिप तोड़ दो और मैं ऐसा कह के जस्ट पीछे मुड़ी और खन्नी सी आवाज़ आई जैसे कुछ पतली सी स्टील की चीज़ नहीं गिरती वैसी आवाज़ आई। मैं आगे बढ़ी फिर भी मैंने आगे बढ़ी। मैं काफ़ी डरी हुई भी थी इसलिए मैं सारी चीज़ें सुन पा रही थी। तो मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है और उसने आवाज़ नहीं दी, कुछ नहीं दिया और अचानक जैसे कोई चीज़ धप से बैठ गई वैसी आवाज़ आई। तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़ी। मैंने देखा कि नीचे पूरा ब्लड फैला हुआ है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। और मैंने देखा कि उसके हाथ से इतना खून निकल रहा है, उसने अपनी कलाई काट ली, वो भी ब्लेड से। मैं इतना डरी हुई थी, मैं बोल रही थी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे तो बाइक भी नहीं आती है, प्लीज़ चलो कुछ करो और मैं रो रही थी। मैं बोल रही थी मैं यहाँ किसको बुलाऊँ? कोई है भी नहीं यहाँ पे, दूर-दूर तक कोई नहीं दिख रहा है और प्लीज़ सब हाँ है, प्लीज़ चलो ऐसा करके मैंने हाँ कर दी और उसने तब उतनी देर के बाद उसने अपनी रुमाल निकाली और उसे टाइट से बाँधा और वो स्वयं ही मुझे भी बिठाकर बाइक में लेकर हॉस्पिटल गए
हॉस्पिटल गई, मुझे इतना गिल्ट लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था, लोग क्या सोच रहे होंगे, ये डॉक्टर क्या सोच रहा होगा कि कैसे लोग हैं, ये हाथ-वाथ काटने वाला ये क्या सीन चल रहा है? मतलब लोग सबकी नज़र से देखेंगे। फिर भी मैं कैसे तो बैठी थी और एक अंदर से ये भी था कि मेरी वज़ह से इसने ये कर लिया, फिर जान चली जाए इसकी, इसको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? मैं घरवालों को क्या बोलूँगी? तब उस टाइम ऐसा चल रहा था बिल्कुल कि क्या हो रहा है? और मैं उसको देखने के लिए अंदर जा रही थी, तो मैडम फिर उसने मुझे डाँटा और फिर मैं बाहर आ गई। फिर मैं चुपके से अंदर जा रही थी, फिर मैडम ने डाँटा और उसका पूरा टाँका-वाका लगाया और उसने उसको भी मराठी में डाँटा, तब मुझे मराठी समझ में नहीं आती थी। अभी तो मुझे बोलने भी आती है। तो काफ़ी उसने डाँटा उसको और मुझे भी डाँटा बहुत। मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ा लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि बोल रही है ये क्या नाटक चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे तो शांत थी, जब उसका टाँका-वाका लग गया तब फिर गई और मैंने कहा कि यही करवाना था ना, मेरी इंसल्ट करवानी थी। मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं डाँटा जितनी गंदी तरीके से इसने डाँटा है। तो वो उस तब भी वो मज़ाक के मूड में मुझे कहता है कि समझ में भी आया है कि आप क्या बोल रही थी? मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं कुछ भले ना समझ में इतना समझ में आया कि आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। तो उसने कहा कि डाँटना है, मैं इतना मेरा इतना प्रॉब्लम हुआ है और तुम्हें भी यहाँ पे भी डाँटनी है। फिर मैं शांत हो गई और फिर हम वापस गए, तो अब ये चक्कर आया कि अब घरवालों को क्या बोलना है। तो उसने कहा कि मैं बोलूँगा कि बाइक गिर गई मेरे हाथ से और ऐसा-ऐसा हुआ। कंपनी में भी यही बोलना है। मैंने बोला थैंक गॉड बचा लिया। ऐसा करके धीरे-धीरे चलने लग गया। ये मैटर हो गया तो मुझे थोड़ा सीरियस लगा। मुझे लगा कि अब बताना चाहिए घरवालों को कि ऐसा-ऐसा है। घरवालों में सभी मम्मी-पापा को नहीं, उनको शॉक नहीं करना है। वो तो सुन के शॉक ही हो जाएँगे। तो मैंने अपनी बड़ी दीदी को बताया कि ये मैटर हुआ है और मुझे भी लगता है कि अच्छा आदमी है और ये बात बड़ी दीदी ने मेरे बड़े भाई जी को बता दी और बड़े भाई जी ने मुझे तो कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे दीदी ने बता दिया कि मैंने बता दिया। तो मुझे लगा अगर मैंने नहीं बताया तो भाई जी तो मेरा जान ले लेंगे, कभी मेरे से बात नहीं करेंगे। तो मैंने आगे से उन्हें मैसेज किया कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन यहाँ तक आ गया है और वो लड़का काफ़ी मतलब मेरी वजह से प्रॉब्लम में चला जाता है, तो मैं क्या करूँ? और मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा अटैचमेंट है उससे। तो उस टाइम पे ब्रह्मा कुमारीज़ का कोई रोल नहीं था वहाँ पे। हाँ, भगवान के रूप में जैसे भगवान को याद करते वैसे हर सिचुएशन में मैं याद करती थी, हर चीज़ बताती भी थी कि ऐसा-ऐसा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो भैया ने क्या रिप्लाई किया, भैया ने कहा कि वो सारा ज्ञान दे रहे थे, बोल रहे थे देखो 6 को इधर उन्होंने भी मैसेज से ही रिप्लाई किया कि अगर 6 को इधर से देखोगी तो 9 दिखेगा और उधर से 6 दिखेगा, तो तुम ऐसा देख रही हो, लेकिन वो रियल में क्या है ये किसी को समझ नहीं आता। और जो लड़का हाथ काट सकता है, वो सही कैसे हो सकता है, वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। तो उस समय थोड़ा भूत चढ़ा था ना वो अटैचमेंट वाला, तो इसलिए भैया की बातें बुरी लग रही थी। इसलिए मैंने भैया को कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने ओके कह के भैया से बात स्टॉप कर दी वहीं पे। मैंने सोचा अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, चलने देती भगवान के ऊपर छोड़ देती जो होगा। ठीक-ठाक चल रहा था अभी तक। अभी बातें भी हो रही हैं, अच्छा सब चल रहा है। कभी-कभी मुझे इतना इरिटेट होता मुझे ना बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे लड़कियाँ बहुत-बहुत देर तक बात कर लेती थी, मैं मोबाइल पे घर वालों से भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाती थी। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मेरे कान ही गर्म हो जाते थे। और कोई भी फ़ोन करता मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। मेरे लिए ये 2 मिनट, 3 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। तो उससे भी मैं बात नहीं करती थी, तो कई बार वो काफ़ी मुझे ना गिड़गिड़ाने जैसा मैसेज और काफ़ी ऐसा क्यों, वैसे क्यों, मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इतना बुरा हूँ, ये ऐसे-ऐसे मैसेज करता। फिर मैं ब्लॉक कर देती। फ्रस्ट्रेट होके मैं ब्लॉक कर देती कि मुझे ये नहीं पालना है, क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं था। मुझे तो केवल अपना समय बिताना था कि लेकिन मैं देख रही थी कि लोग ऐसे ही करते हैं और यही ज़िंदगी है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे शादियाँ होती हैं। तो मैं उधर गई नहीं, तो मेरा तो इंटरेस्ट नहीं तो वो जैसा चाहता था वैसा तो मैं कुछ करती ही नहीं थी, अपने ही मन का सब करती थी। इसलिए वो काफ़ी गिड़गिड़ाता, काफ़ी सॉरी करता और काफ़ी सताया भी है। मैंने उस आत्मा को बहुत रुलाया है, बात करने के लिए ही बहुत रुलाया, कितने-कितने बार तो वो आता और रो इतना बच्चों की तरह रोता और कान पकड़ के बैठता और तब जाके कहीं मैं ब्लॉक से बाहर निकलती हूँ, फिर कहीं बात करती। तो ऐसे करके काफ़ी ऐसे करके हमारे
1 साल और निकल गए ये रिलेशन के साथ। टाइम काफ़ी हो रहा है, काफ़ी डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ। ये डिटेल में बताना इसलिए पड़ा क्योंकि आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे और कैसे बच्चे फँस जाते हैं ये आपको समझ में आएगा। तो आप कैसे उन्हें डील कर सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, ये आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा कि कैसे मैं चली गई, मैं यहाँ तो काफ़ी ठीक थी, ऐसा तो नहीं था मुझे लड़के नहीं मिलते थे, ऐसा तो नहीं था कोई भाव नहीं देता था और इतने अच्छे-अच्छे लड़के हमारे ब्राह्मण फैमिली में भी और इवन कॉलेज में भी मेरी ब्राह्मण फैमिली से रिलेटेड इतने अच्छे लड़के थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ और वहाँ ही क्यों ऐसा हुआ, तो वो सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी। 1 साल बीता और एक लड़की आई हमारे रूम पे, वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से बिलॉन्ग करती थी। तो वो उसको गुजराती भी आती थी और मराठी भी आती थी। वो हमारे रूम पे आई और वो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर से रह के आई थी। उसको किसी ने हमारा रूम बताया था। तो हम देखते थे कि वो क्या करती, अपना सारा रूटीन करती और अपना खाना भी अलग करती, भोग लगा के खाती और सेंटर जाती और उसमें और वो लड़की ना और किसी को पसंद नहीं आती थी। लेकिन मैं उससे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी। पता नहीं क्यों? सारी लड़कियों के साथ जब बात गॉसिप होती ना तो सारी लड़कियाँ उसी के बारे में बात करती और मैं भी बैठी रहती। मैं कभी उसे ऐसा नहीं कहती, हाँ, ये ऐसी है, वैसी है, सुन लेती थी। और वो लड़की भी का भी मेरे प्रति बड़ा सॉफ्ट नेचर था। वो जब भी कुछ बनाती थी, तो वो मेरे लिए ज़रूर रखती थी और मुझे बड़े प्यार से बुलाती थी। भोग जब लगाती थी ना, दृष्टि देती थी, बड़े प्यार से बुलाती थी, आओ खाओ थोड़ा तो टेस्ट करो। और उसका हमारा थोड़ा-थोड़ा ये सेम था कि हम ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो ब्राह्मण फैमिली में भी क्या है, स्नान वगैरह फ्रेश होने के बाद थोड़ा स्नान करते हैं। तो हमारा वहाँ भी पुणे में भी ये चालू था कि फ्रेश होने के बाद स्नान करना और थोड़ा नियम धर्म ब्राह्मण फैमिली में पहले से चालू थे, जो कि ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी कुछ मिलते-जुलते हैं। तो उन्होंने ये सब शायद देखा था, इसलिए उनका नेचर मेरे प्रति काफ़ी सॉफ्ट था। वैसे उस लड़की के अंदर दिल में सबके लिए सॉफ्ट नेचर था, लेकिन उन सबसे थोड़ी वो अलग थी, इसलिए सारी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो मुझे बड़ा प्यार करती और वो एक दिन मुझे सेंटर ले गई, मैं सेंटर गई, दीदियाँ भी बहुत प्यार से लेती और मुरली सुनते, भोग खाते और ऐसा करके मैं धीरे-धीरे अब सेंटर की तरफ भी जाने लग गई। इधर इधर भी अटैच हो गई, इधर सेंटर भी जाती। सेंटर में मुरली सुनती, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये विकार, वो विकार, ये सुनती, इधर इसका सुनती। तो बड़ा द्वंद सा हो गया मन में कि मैं गलत कर रही हूँ। सेंटर जाती तो अपने आप को पापी महसूस करती कि मैं क्या कर रही हूँ और इधर आती तो इधर सोचती क्या बुराई है, कितना अच्छा तो है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो टाइम था ना वो बहुत गंदा था। मैं इधर सेंटर भी नहीं छोड़ पा रही थी और पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पा रही थी। कई बार तो मैं जाती ऊपर बाबा का रूम था वहाँ जाकर कहती कि क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझाते क्यों नहीं हो? मैं उसको भी नहीं छोड़ पा रही, तुम्हें भी नहीं छोड़ पा रही और करना क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रही हूँ। वो कभी मुझे बाहर खाने के लिए बुलाता, फिर जब मैं सेंटर जाती और मैं मुरली सुनती कि बाहर का नहीं खाना, तो फिर मुझे गिल्ट लगता और ऊपर पता है वैसा ही हो रहा था। जो चीज़ मैं करती, इधर मुरली में उसका अपोज़िट आ जाता कि ऐसा नहीं करना। मैंने गिल्ट कर के ऐसे 6-7 महीने निकल गए। सेंटर धीरे-धीरे कट करने लग गई। अभी उसकी तरफ चालू हो गया और इधर सेंटर से थोड़ा-थोड़ा कट ऑफ चालू हो गया। कभी जाती, कभी नहीं जाती, कभी दीदी ज़बरदस्ती ले जाते। तो दीदी को भी ये बात पता लगने लग गया था। तो दीदी ने एक दिन मुझे आराम से किचन में बिठाया, रसोई में, वहीं रूम के और उन्होंने सब पूछा और मैंने उन्हें सब बता दिया कि कैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई और कैसे वो दूसरी कास्ट का है, तो कैसे मैं टेंस्ड हुई इतनी कि कैसे क्या होगा और मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं 4-5 फँसाऊँ। मेरा तो यही है कि अगर ये अच्छा है तो केवल एक ही रखना है। तो दीदी ने मुझे समझाया कि देखो इन सब में मत फंसो क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी थी। वो ब्रह्मा कुमारी समर्पित होने में उन्हें टाइम था इसलिए वो जॉब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ कि क्या मैं जॉब करते-करते ये सब धारणाएँ कर सकती हूँ? क्या जॉब करते-करते भी मैं ब्रह्मा कुमारीज़ की लाइफ़ जी सकती हूँ?
मतलब नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बाकी जब भी दीदी का फ़ोन आ जाएगा मैं हमेशा के लिए सेंटर चली जाऊँगी। तो मैं सोचती थी कि ये ऐसा क्यों करती है? नहीं क्या इस लाइफ में मज़ा नहीं आता? तो इस सेंटर चले जाएँगी हमेशा। और दीदी मुझे हमेशा ये समझाती कि रहने दो, तुम इन सब में मत फँसो। वो हमेशा मुझे कहती थी तुम इस लायक नहीं हो, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हो, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे से बैठ के समझाती थी, तो सारी लड़कियों को लगता था ये क्या कर रही है, इसके ऊपर कोई जादू ही कर देती है, इतने घंटों बिठाती है इसको अपने साथ और ऐसी-ऐसी बातें करती है। कई बारी बिठा लेती तो सचिन भाई के लेक्चर सुनाती, तो मेरे तो पूरे रोए खड़े हो जाते भाई जी के लेक्चर सुन के। लेकिन उनके सम्मान के लिए क्योंकि दीदी इतना प्यार करते थे, इसलिए मुझे बैठना होता। लेकिन जब मैं उन लड़कियों के पास जाती तो मैं कहती कि पता नहीं किसका लेक्चर सुनाती है और मैं पूरा अंदर से डर जाती क्योंकि भाई जी के शब्द ऐसे थे पवित्रता को लेकर के ऐसे-ऐसे शब्द बोलते थे और वो वही मुझे सुनाते थे। और भाई जी के एक-एक शब्द जैसे मेरे अंदर बाण का काम कर रहे थे। मुझे सब क्लियर हो रहा था कि जिस रास्ते में जा रही हूँ वो बहुत गलत है। ऐसा लग रहा था फिर भी जब मैं उसकी तरफ जाती, जब दीदी से कट ऑफ हो जाता, तो सब सही लगने लगता। मैं उधर रंग मिल जाती, सब अच्छा लगने लगता। मुझे लगता सबके पास तो है, सबके पास बॉयफ्रेंड है, सब घूम फिर रहे हैं। मैं भी तो घूम फिर रही हूँ, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ। हम लिमिट में तो रहते हैं, कोई तो गलत काम नहीं किया। इसलिए मैं उधर अटैच होती जा रही थी। इधर दीदी के दिखावे के लिए दीदी के साथ रहती, हाँ, हाँ करती। जब कभी वो कभी रूम पे अगर कभी ऐसा बाहर से वैसे अलाउ नहीं था अंदर क्योंकि हमारी जो मकान मालकिन थी वो ऊपर ही रहती थी, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करती। तो कभी रूम पे आता तो मैं कुछ चीज़ चाहिए हो या फिर मैं ब्लॉक कर दूँ तब आता वो कि ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज़ ऐसा करो। तो दीदी कहती कि क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों तुम परेशान होती हो? क्यों उसे परेशान करती हो? मैं कहती कि मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, बताओ कैसे छोड़ दूँ? एक बार उसने ऐसे हाथ काट लिया, फिर से कुछ कर दूँगी तो फिर वो कुछ कर लेगा। तो दीदी के समझाने के बावजूद भी मैंने उसको नहीं छोड़ा। ऐसा करके हम बहुत अभी काफ़ी ज़्यादा भी अटैच हो गए थे। अभी ये प्लान था मेरा कि हम क्या करेंगे, हम घर जाएँगे और मैं बात करूँगी लेकिन उसको मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि कुछ भी हो जाएगा मैं भागूँगी नहीं, क्योंकि मैं ना मेरी फैमिली से ज़्यादा मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं भाग के नहीं करूँगी। मैं पूरा अपना पूरा पूरा ज़ोर लगा दूँगी माँ-बाप को मनाने के लिए और हमारी शादी बहुत अच्छे से होगी, सबकी मर्ज़ी से ही होगी। ये बात मैंने उससे क्लियर कर दी थी। ऐसा करके अच्छे से मेरा और टाइम निकलता गया 2018 आ गए 15 से 18 में पहुंच गए हैं। इधर मैं सेंटर से कट ऑफ करती लेकिन दीदी मुझे प्रॉपर दृष्टि देके भोजन वृत्ति देना, कई बारी तो मैं अमृत वेला करने लग गई दीदी के साथ, सेंटर फिर भी नहीं जा रही। दीदी कई बार मुरली की पॉइंट सुनाती है, अपने साथ खाने के लिए बिठाती। उनका वो सारा चालू था कि सिर्फ फुल ब्रह्मा कुमारी बनाना है। वो मुझे समझ में भी कई बार आता था कि वो मुझे इतना टाइम दे रहे हैं और मैं कई बार दीदी के लिए मैं उससे बात नहीं करती। मैं बोलती मैं दीदी के पास बैठी हूँ, वो कहता कि क्या है इतना दीदी के पास बैठी हो? तुमको यही बनना है क्या? मैं उसको कहती नहीं दीदी के पास बैठी हूँ, अभी दीदी को ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं बैठना है। तो मैं उससे कई बारी बातें भी नहीं करती, उसको भी इग्नोर कर देती। दीदी के रिस्पेक्ट के लिए लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना तो मैं दीदी को जाके बताती कि दीदी ऐसा-ऐसा है, उनको ये अच्छा नहीं लगता है और दीदी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं लड़कियों को बोलती कि आप इतना हल्ला मत किया करो, इतने टाइम पे बात करना बंद कर दिया करो, दीदी को डिस्टर्ब होता है क्योंकि वो 4 बजे उठ जाते हैं। और मैं भी इधर 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना चालू कर दी। पहले सेंटर नहीं जा रही थी लेकिन अब मुझे मज़ा आने लग गया था। मैं भोजन बनाती तो बाबा की याद में गाना सुनती और उसको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी थी। अब मेरी बातें होती थी ना तो ज्ञान से रिलेटेड होती थी। अब मैं उसको बताती कि शिव बाबा कौन है? अब मैं उसको बताती बाबा का अपने प्रति एक्सपीरियंस बताती कि मैं जब खाना बनाती हूँ, बाबा का गीत सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने शिव को शिव बाबा में ट्रांसफ़र कर दिया था। भले मैं मुरली नहीं सुन रही थी, लेकिन अब उसको भी ये बात समझ में आ रहा था कि ये उधर इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी और जितना टाइम दे रही थी तो हमारी बातों की क्वालिटी ज्ञान से रिलेटेड होती थी।
तो काफ़ी बोर हो जाता था। वो कहते थे, "क्या दिन भर बाबा, बाबा लगा के रखा है?" मैंने बोला, "चलो ना हम दोनों सेंटर चलते हैं।" तो मतलब अब तो मैं सपने देखने लग गई थी कि हम दोनों सेंटर जा रहे हैं और हम दोनों ने व्हाइट ड्रेस पहना है। लेकिन वो था कि उसे सेंटर देखना भी पसंद नहीं था और मैं थी कि मुझे तो लगता था कि मैं सेंटर वाली ही हो जाऊँ। अभी इतना नशा चढ़ गया था। तो ऐसा 2018 में काफ़ी नशा चढ़ा मुझे और अब मैंने सेंटर रेगुलर कर दिया। मैं डेली शाम को सेंटर जाती, मुरली सुनती और इधर थोड़ा-थोड़ा मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया इस लड़के से। लेकिन अगर वो मुझे मना करता, वो वो मुझे किसी चीज़ के लिए खींचातानी करता, तो उसे ये भी डर था कि ये छोड़ देगी। क्योंकि कई बारी अगर वो ज़िद भी करता था ना ज़्यादा बात करने की, तो मैं उसे ब्लॉक कर देती थी। मैं कह देती मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो इसलिए वो ज़्यादा मुझे खींचातानी नहीं करता था, सेंटर भी चली जाती थी मैं। 1-2 बार उसने मना करने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि कुछ गलत हो तब मना करने की कोशिश करो, कुछ गलत नहीं है, उधर कुछ गलत नहीं सिखाते, तो ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने स्टॉप किया मना करना और इधर मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गई। 2019 सितंबर आया और और इसी बीच मैं क्या करती थी, सोमान भी लिखने लग गई। कि मैं भी पवित्र आत्मा हूँ, मैं अपना नाम लिखती हूँ, उसका नाम लिखकर मैंने एक रजिस्टर भर डाली सामान लिख-लिख कर कि हम दोनों ही पवित्र आत्माएँ हैं और मैं योग करती, प्रकाश देती कि हम दोनों व्हाइट ड्रेस में हैं और हम दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं और दोनों ही बाबा को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा विजुअलाइज़ेशन करती, किरणें डालती, ये बात मैंने उसको नहीं बता रखी थी और 19 तक तो 19 सितंबर तक तो मेरी 2 रजिस्टर भर गए, ठीक? 19 सितंबर को मेरा कुछ हेल्थ इश्यू हुआ और मैं कंपनी से रिज़ाइन करके घर गई और वो जब मैं रिटर्न हो रही थी, मैंने सारा सामान नहीं लाया था, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान वैसा ले लिया था। जैसे अपनी मार्कशीट वगैरह ले ली थी, जो-जो चाहिए थी मुझे। बाकी रूम से जो सेपरेट करने वाला सामान था, लड़कियों से बात कर लेने वाला, वो नहीं लिया था और किराया भी अपना सारा दे दिया था और इधर कंपनी से रिज़ाइन करके मैं घर गई थी थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए, कि अब ज़्यादा तबीयत खराब हो रही तो घर जा रही हूँ। इधर मैं घर आई और 1-2 महीने बाद ही 2019 के लास्ट में ही इधर लॉकडाउन लग गया। और उसका एक दिन कॉल आता है कि मेरे घर उसने बात कर ली अपने घर वालों से, उसके घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए क्योंकि उसके पिताजी की काफ़ी तबीयत खराब है और घर में कोई तो एक चाहिए क्योंकि वो बड़ा था अपने घर में। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है तो आओ घर पे बात करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो हमें भागना पड़ेगा। तो मैं शॉक हो गई, मैंने बोला भागना पड़ेगा? मैंने तो क्लियर किया था कि भागने जैसा तो काम मैं कभी नहीं करूँगी। मैंने क्या गलत कर रखा है जिसको मैं भागूँगी? मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगती थी। मैंने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार उसे ब्लॉक कर दिया। और जब कभी पहले मैं ब्लॉक करती थी, वो किसी और के नंबर पे कॉल करता, मुझे अनब्लॉक करवाता, रिक्वेस्ट करता, तो मुझे ऐसा नॉर्मल ही था। तो ऐसा नॉर्मल लगता था इसलिए मैंने उसे ब्लॉक रखा। तो ब्लॉक रखने के बाद 7 डेज़ गुज़र गए। उसने मुझे अभी तक के 3-4 साल के रिलेशन में कभी ब्लॉक नहीं किया था उसने और मैंने हर बार ब्लॉक किया था और मैंने आगे से कभी उसे अनब्लॉक नहीं किया। उसने जब बहुत रिक्वेस्ट की तब भी अनब्लॉक किया था। तो मुझे अभी भी नॉर्मल लगा ये सारी चीज़ें। मुझे नहीं फ़ील होता था कि मैं उसे उसके साथ ज़्यादा प्रताड़ना कर रही हूँ। तो मैंने इस बार ब्लॉक किया और उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी खराब थी, तो 7 डेज़ उसने मुझे ब्लॉक से हटाने के लिए कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, किसी का फ़ोन नहीं, किसी और नंबर से फ़ोन नहीं। तो 7वें दिन मैंने उसे अनब्लॉक किया, फ़ोन किया, उसने कहा कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। और अब मैं इतनी अटैच हो गई थी कि मुझे जब उसने ये सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था मज़ाक कर रहा है। मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ, मैंने ट्रेन की टिकट कराई, मैंने बोला मैं अभी आ रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा नहीं मैंने कर लिया, उसने सब कुछ भेजा, उसने कोर्ट का भेजा सब कुछ और सच में उसने कर लिया था और यहाँ मेरी हालत खराब हो गई थी। इतनी कि ऐसा लग रहा था मैं डिप्रेस हो गई, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन बाद मैं मर जाऊँगी। मेरे सीने में ऐसे दर्द हो रहा था कि जीवन में मैं कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ होगा। रो नहीं पा रही थी और ऊपर से लॉकडाउन था, बड़ी मुश्किल से टिकट हुई
और जाने का इंतजाम हुआ, लेकिन मैं फिर गई नहीं क्योंकि उसने कहा कि तुम आओगी तो सब इधर खराब हो जाएगा, कि तुम यही चाहती हो और जाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं गई नहीं। फिर ये बात मैंने अपनी चाची की लड़की को बताई क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मैं रो भी नहीं सकती थी, रोती भी थी छत में जाकर, तो ऐसे इतना चिल्ला के रोने का दिल होता था लेकिन नहीं रो पा रही थी। तो फिर भी कहीं रोती और फिर जाके उसको बताया, तो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि वो भी ब्रह्म कुमारी जाती थी और हमारा इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था। थे हम अंकल और मैं बड़े पापा की लड़की और वो मेरे अंकल की लड़की, लेकिन फिर भी इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था क्योंकि वो अपने पढ़ाई में बिजी होती थी, पूरा दिन कोचिंग वोचिंग सेंटर वेंटर ये सब होता था और मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं कौन सा मैजिक भगवान ने किया, भगवान ही करता है, वो तो निमित्त बन के आई। उस वो मुझे एक दिन फिर सेंटर लेके गई और वहां जाकर भी मैं बाबा रूम में इतना रोई। मैंने कहा क्या तुम मेरे साथ नहीं थी, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं था ये सब कैसे हुआ? लेकिन इन सब चीज ये सब लड़ते वक्त मैं भगवान से ये कह रही थी कि ये सब मतलब मुझे वापस चाहिए, इसकी जिद नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी मुझे ये दर्द से बाहर निकालो, मुझे सब ठीक करना है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं आज से तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस दर्द से निकालो। क्योंकि वो बात बिल्कुल छोटी थी लेकिन मुझे इतना दर्द था ना, मैंने वो दर्द जीवन में कभी महसूस नहीं किया है। तो अब मुझे समझ में आता है कि जब लोगों का ब्रेकअप होता है, लोग सुसाइड कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना अटैच हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं। जैसे उस टाइम पे मुझे सब ब्लैंक दिखता था, मैं अच्छी खासी मैं जॉब करती थी, लेकिन उस जॉब का मुझे कोई मतलब नहीं दिख रहा था। मैं पढ़ रही लिखी अच्छी रेपुटेटेड थी, ऐसा नहीं था कि कोई मुझे मिलता नहीं, ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे अपनी वैल्यू ही दिखाई नहीं दे रही थी, वो सब ब्लैंक था बिल्कुल। मैं उस दिन बाबा से बहुत लड़ी, बहुत रोई, ऐसा चिल्ला चिल्ला के। फिर ऊपर दीदी ने बुलाया और दीदी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं बाबा को जानती हूँ और मुझे ज्ञान भी समझ में आता है, मैं ये सब कुछ करती थी, मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन मुझे प्यार वो वाला प्यार उनसे फील नहीं होता है। मैंने उन्हें रियल में बताया कि वो जो उससे होता था ना, अगर इससे वो प्यार मिलने लग जाए तो मैं छोड़ दूँ, आज आज का आज मैं सब सही हो जाए। तो दीदी कहती थी कि वो जो प्यार वो करता था ना, वो मैं कहती वो जैसे केयर, वो जैसे इतना प्यार से मैं चाहे जितना खराब कर दूं, वो हमेशा पोलाइट रहना, वो जो केयर वो करता था, अगर ये करे तो मैं छोड़ दूं। दीदी कहती कि तुम प्यार अंदर से बहने तो दो। और उन्होंने एक दो शब्द बोला और दृष्टि दी और मैं जैसे मेरा ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ से मेरा दर्द निकाल करके कहीं और डाल दिया है और एक प्यार का बीज डाल दिया है। वो दृष्टि देने के बाद और दीदी के जस्ट पीछे ही बाबा की बड़ी प्यारी सी फोटो थी, तो ऐसा लग रहा था कि दीदी नहीं बाबा दे रहे हैं। और मैं वो तो लेने के उसमें भी नहीं थी। और दीदी ने वो सिस्टर को कहा था कि थोड़े दिन के लिए इसको सेंटर छोड़ दो, लेकिन पॉसिबल नहीं था, घर वाले छोड़ते नहीं। और उन्होंने कहा था कि थोड़ा इसको प्यार के माहौल में रखो और सेंटर छोड़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तो सेंटर के लिए मैंने खुद ने मना कर दिया क्योंकि घर वालों को सब बताना पड़ता और वो अलाउ नहीं करते। तो उसने उसने मुझे जो लड़की 1 सेकंड का टाइम नहीं देती थी, वो मेरे 24 में से 20 आवर्स मेरे साथ रहती, उठती और उस टाइम मुझे बिज़ी रखने के लिए हमने योगा करना चालू किया घर पे। और वो मेरे से सारी बातें पूछती, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? और मुरली में इन्वॉल्व किया। उसी टाइम पे राजीव भाई जी का भट्ठी स्टार्ट हुई, भट्ठी में मैं इन्वॉल्व हुई। उसी टाइम पे मैं ना मेरा कोई ज्ञान का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे 7 डेज का कोर्स नहीं हुआ मेरा, मैं सेवाएँ देने लग गई थी, सेवा मिलने लग गई, मैंने भट्ठी अटेंड की, भाई जी की भट्ठी इधर पैरेलल चल रही, मैंने पूरा दिन बिज़ी रहती थी इन सब चीज़ों में। इवन मैं घर का काम भी करती थी, क्योंकि मैं घर पे थी इसलिए भोजन वगैरह बनाती थी और इधर इधर सेवा करती थी। सेविका बहन का एक 7 डेज़ कोर्स स्टार्ट हो गया था, तो मुझे उसमें सेवा मिली थी एज़ अ होस्ट। तो मैं वो सेवा करती, इस बहाने से मेरा 7 डेज़ का कोर्स हो रहा था, ना कि मैंने इंटेंशनली 7 डेज़ का कोर्स नहीं किया था। इधर 7 डेज़ कोर्स हो रहा है
उधर शाम को भाई जी की भट्टी हो रही है, इधर सुबह सुबह 4 o'clock अव्यक्त मंथन ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया गया, तो अव्यक्त पालना मिल रही है और इधर हमारा हेल्थ का भी हो रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चारों तरफ से बड़ी अच्छे से मुझे केयर कर रहा है और मैं काफ़ी जल्दी मैंने ज्ञान में ग्रो अप किया। जैसे छोटे-छोटे बच्चे नहीं होते, अभी हम छोटे हैं, अभी छोटे हैं, तो मुझे छोटा फ़ील नहीं हुआ, मैं काफ़ी जल्दी बड़ी हो गई ज्ञान में। तो वो सब बाबा का प्री प्लान्ड था। जैसे इधर भट्टी खत्म हुई, मुझे अव्यक्त वाणियाँ समझ में आने लगी, साकार वाणी मेरी रेगुलर हो गई, अमृत वेला रेगुलर हो गया और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ और इधर फिर मुझे नवदुर्गे में देवियाँ बनने का अवसर मिला, उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं देवी बनी तो प्रकाश देने का और उस टाइम पे ऐसा फ़ील कि सच में देवी हूँ और वो जो 9 दिन जो फीलिंग थी ऑसम थी, ऐसा लग रहा था जितना कुछ अभी पीछे हुआ, जितना ये मुरली और ये भट्टी, ये सब जो हुआ तो वो शायद इसके लिए था, मुझे ये करना था, एज़ अ देवी बन के मुझे यहाँ बैठना था और कितनों को प्रकाश देना था। तो वो इधर प्रिपरेशन हो रही थी और इधर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो रहा था, ऐसा हो रहा था। और धीरे-धीरे हम बढ़ते गए और उसको भूल गए। भट्टी में हमें एक चैप्टर सिखाया गया था माफ़ करने का, कि जब तक आप माफ़ नहीं कर देते, तब तक आपकी प्रकाश काम नहीं करती। तो उसके ऊपर भी हमने बहुत वर्क किया था, हमने उसको बहुत माफ़ किया। पहले हम इतना अंदर से वो था पहले, लेकिन फिर वो पूरी कोशिश की कि हम उसे माफ़ कर दें। हमने उसका नंबर ढूँढा, हमने उसे कॉन्टैक्ट किया, उसकी वाइफ़ से कॉन्टैक्ट किया और आज वो हमारे व्हाट्सएप में है और अभी सब ठीक है और वो काफ़ी शॉक रहता है कि ऐसे कैसे चेंज हो गया। उसका भी 7 डेज़ कोर्स करवाया है और अभी सब बढ़िया है, सब ऑसम चल रहा है और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो इस तरह हम उन सब चीज़ों से बाहर निकले और काफ़ी फँस गए थे। ऐसे ही टीनेजर्स काफ़ी फँस जाते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड भी हैं कर्नाटका की जो हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उनका भी 7 डेज़ का कोर्स करवाया, उन्हें भी समझाया। मुझे देखकर मेरे एक फ्रेंड है नितिन सातपुते करके महाराष्ट्रियन है, मुझे देख कर के उसको भी काफ़ी हिम्मत मिलती है और उसने भी कोर्स किया। तो मेरा फ्रेंड सर्किल जो था ना वो उन सबको ये बात पता लगी थी और जब मैं इससे ओवरकम हुई, ये बात तो उससे वो सारे शॉक थे कि कैसे तुम तो शादी करने वाली थी और ये कैसे हो गया ये और ये तय कैसे लिए, कैसे ओवरकम हो गया, कैसे ऐसे चेंज हो गई। तो सबको शौक था लेकिन सब उस शौक की वजह से सारे धीरे-धीरे सबने 7 डेज़ कोर्स किया है और 1-2 सेंटर भी जाते हैं और कुछ सिर्फ़ 7 डेज़ का कोर्स ही कुछ का हुआ है। कुछ केवल इसीलिए कॉल करते हैं जब वो मेंटली फँस जाते हैं तब कोई कॉल करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा अनुभव अच्छा लगा होगा और इससे कुछ सीख मिली होगी आप लोगों को भी, जैसे कि मुझे मिली है कि कैसे हम इमोशनली किसी से फँस जाते हैं क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि प्यार सच में होता क्या है। हमें लगता है यही जीवन है, यही प्यार है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार वो है कि जब वो साथी सच्चा साथी वो है और सच्चा प्यार वो है कि आप अकेले हो ना फिर भी अकेले फील नहीं करते। तो ये बात मुझे अब समझ में आई है। पहले मैं अकेले होती थी और मैं अकेला फील करती थी। अभी मैं अकेले होती हूँ और मैं अकेला फील नहीं करती हूँ। तो एक मैंने कहीं एक क्वेट्स टाइप का पढ़ा था कि यदि आप अकेले हो और अकेला फील करते हो तो आप ज़रूर रॉन्ग साथी के साथ हो और आप चेक करो और अगर आप अकेले हो और अकेला फील नहीं करते हो तो आपका साथी परफेक्ट है। तो अब जो मुझे साथी मिला है वो बहुत परफेक्ट मिला है। मैं अकेला कभी फील नहीं करती और उसको छोड़कर मैं कोई साथी नहीं बनाना चाहती, परमानेंटली वही मेरा साथी। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी डिटेल में मैं चली गई। 10-3 हो गए हैं। आप लोग को अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस? कोई कुछ बोलना चाहता है? काफी अच्छा एक्सपीरियंस शांति। अच्छा, आपका आपने लिखा काफ़ी बोला। हाँ, उस समय हिम्मत भी जरूरत थी, आईक्यू की भी जरूरत थी, सूझबूझ की भी जरूरत थी।
हाँ, मुझे लगता है सोच कुछ तो मेरा काम नहीं किया। मुझे लगता है ऊपर से बाबा ही सारा अरेंजमेंट कर रहा था आपको यहाँ कैसे आना कैसे। था तो हाँ, निमित्त बने, आपको इसमें आना था तो बैलेंस दिखा दिया बाबा ने आपको कि देखो वो रास्ता क्या है, ये रास्ता क्या है, और आपने बहुत सही समय पे ये डिसीजन ले लिया। हाँ, ये तो सही है कि काफ़ी हाँ, मुझे फिर भी शिकायत थी कि अभी मैं इतना लेट क्यों आई? उसके भी आंसर्स मिल जाते थे। आपको बताऊँ अव्यक्त पालना जब मेरी हो रही थी अव्यक्त वाणियों पे, तो मेरे इतने अच्छे-अच्छे वाणियों के एक्सपीरियंस हैं कि मैं आज अगर पापा के पास जाके कहती हूँ ना, क्योंकि मैं पूरा दिन बाबा को दे रही थी। उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी जॉब को रीजॉइन करने का सोचा नहीं था। कोई मुझसे पूछता तो मैं कहती मुझे नहीं करना है अभी। तो मुझे इतना सुनने को मिल रहा था ना कि कर क्या रही हो, इतना पढ़ाया लिखाया, जॉब छोड़ दिया, अब तो ठीक हो, अब क्यों नहीं जॉब करने का, कुछ सोच क्यों नहीं रही, घर पे क्या नहीं तुम्हें शादी कर देंगे। शादी का भी काफी प्रेशर हो गया। अभी तो सब मान गए, सब अच्छा हो गया है और सब बाबा की वजह से हो गया है। तो अव्यक्त बिल्कुल पालना बाबा का हाथ। चलो ओम शांति। बहुत अच्छा रहा रूबी बहन, हम सबने जी, सुना और आप सुनाते सुनाते खो गए थे। टाइम भी हो गया। नहीं हम्म, खुशी मिलती है तो ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता है और वो पल याद करते हैं तो उसी में डूब जाना हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। इसी अनुभव के साथ और आगे बढ़ते रहें, बाबा का प्यार पाते रहें और सबको प्रेरणादायी अनुभव सुनाकर सबको भरपूर करते रहें। और आगे भी हमारे इस क्लास में आप आके ऐसे कभी मुरली सुनाओ, मुरली की क्लास है अव्यक्त वाणी की, तो कभी मुरली सुनाओ, कभी मनन चिंतन के कुछ पॉइंट शेयर करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सबको फायदा मिलेगा उससे। जी बिल्कुल। बाकी अभी टाइम हो गया तो हम योग करते हैं 2 मिनट। ठीक है रूबी बहन, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच आप सबका भी। ओम शांति। एक सॉन्ग प्ले करेंगे क्या? हम प्ले कर दें? ये हाँ हो रहा है निवेदिता। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार,
के प्यार